तो आज ये जो महिला पर्यवेक्षक वाला क्वेश्चन पेपर था, तो ये क्वेश्चन पेपर का मैथ्स हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सेट बी है। तो चलिए इसका क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसका मैथ्स का क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था, थोड़ा सा हार्ड था, एकदम इजी भी नहीं था। ठीक है, तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक कार के खाली पेट्रोल टंकी को एक्स प्रकार के पेट्रोल से भरा गया। जब वह टंकी आधी खाली हुई तो उसे वाई प्रकार के पेट्रोल से भरा गया। पुनः जब वह आधी खाली हुई तो उसे एक्स प्रकार के पेट्रोल से भरा गया, और पुनः जब वह आधी खाली हुई तो वाई प्रकार के पेट्रोल से भरा गया। तो बताइए अब टंकी में एक्स प्रकार के पेट्रोल का प्रतिशत क्या है। तो देखो प्रतिशत वाला क्वेश्चन है तो हमेशा उसको प्रतिशत ही मान के चलना। देखो जैसे कि ये मान लो हमारा टंकी है, ठीक है, तो पहले क्या है, इसमें पूरा यहाँ तक का हमारा एक्स प्रकार का पेट्रोल इस पे भरा हुआ है। ठीक है, तो मान लो एक्स प्रकार का क्या है, 100% पेट्रोल इसमें एक्स प्रकार का भरा हुआ है। तो अब क्या हो रहा है, ये आधा हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्या हो गया, अब 50% एक्स प्रकार का पेट्रोल बचा, तो आधा खाली हुआ। तो क्या बोला इसमें, अब वाई भरना है। तो अब इसमें यहाँ से 50% वाई प्रकार का जो पेट्रोल है वो भरा गया। तो क्या हो गया, अब दोनों मिला के, ठीक है, अब दोनों यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 50% एक्स प्लस 50% वाई टाइप का पेट्रोल इसमें पूरा भरा हुआ है। अब जब ये दोनों आधा हो जाएगा, मतलब ये फिर से यहाँ तक आधा हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये 50 का 25% एक्स प्लस 25% एक्स बचा। ठीक है, एक्स और ये वाई। ठीक है, तो क्या बोला है वाई कि पुनः जब ये आधी खाली हुई तो इसमें एक्स प्रकार का पेट्रोल भरा गया। अब इसमें एक्स प्रकार का भरेंगे तो एक्स 50% भरा जाएगा, क्योंकि ये आधा भरना है तो आधा 50%। तो अब यहाँ पे हमें इन तीनों को अगर हटा के फुल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स में इसको जोड़ दे तो एक्स का हो गया 75, एक्स 75%, वाई 25% ही है। अब ये फिर से आधा हो गया। ठीक है, अब इसको क्या बोला गया है, पुनः जब आधी हो जाएगी, ठीक, आधी होगी तो वाई प्रकार के पेट्रोल से भरा जाएगा। अब ये फिर से आधा हो गया, तो फिर से आधा होगा तो इसमें डिवाइडेड बाय 2, इसमें डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्रकार का हमारा 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, इतना परसेंट एक्स प्रकार का, और वाई प्रकार का 12.5% वाई प्रकार का। ठीक है, अभी ये आधा है तो अब इसमें फिर से वाई प्रकार का पेट्रोल भरा जाएगा। तो अब वाई 50%, वाई इसमें भरा गया तो इसमें वाई में 50% ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 62.5 वाई, और एक्स हमारा कितना है 37.5%। ठीक है, तो x का पेट्रोल कितना प्रतिशत है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे 37.5 जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 37.5%, तो यही हमारा इसका आंसर होगा सीधा सीधा। तो इस तरह से बनाने पे ये गलती नहीं होती है। ठीक है, तो इसका आएगा ऑप्शन बी 37.5%। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि देखो यहाँ क्या दिया हुआ है कि 2379 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष पश्चात
क्रमशः उनका मिश्र धन समान हो। ठीक है, तो ब्याज की दर साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक है। ठीक है, तो क्या बोला है, उसका मिश्र धन 1 इक्वल टू मिश्र धन 2 इक्वल टू मिश्र धन 3, ये तीनों का मिश्र धन हमें बराबर चाहिए। ठीक है, जो हमारे पास 2379 रुपये है, इसको इस तरह से बांटना है। उसके बाद उसका जो 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, उसको मिश्र धन, इसके मूलधन से जोड़ने पर जो हमारा मिश्र धन है वो बराबर हो। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करना है। तो देखो 5% का 2 वर्ष में, पहले वाले को 2 वर्ष के लिए है, दूसरे वाले को 3 वर्ष के लिए है, और चौथे वाले को 4 वर्ष के लिए है। और जो हमारा दर है वो सब में समान है 5%, इसमें भी 5% और इसमें भी 5%। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों का जो हमारा परसेंटेज हो जाएगा, ये 10% हो गया, और ये कितना 15% बढ़ेगा 3 वर्ष में, और ये 4 वर्ष में 20% बढ़ेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए जो हमारा मेन मिश्र धन होगा वो क्या हो जाएगा, जो 100 होता है वो हमेशा मूलधन होता है 100%, तो 100% में इस 10 को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा इसका मिश्र धन, तो ये हो जाएगा 110%, इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा 100, इसमें 100 ऐड करेंगे तो 115%, और इसमें 100 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 120%। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों हमारा मिश्र धन मिल गया। ठीक है, तो अब मिश्र धन का ये तीनों परसेंटेज है, तो अब मिश्र धन का इसका अनुपात निकालना है। तो पहले वाले मिश्र धन का अनुपात, दूसरे वाले का अनुपात, जैसे अभी इसमें जो कटता है उसको काट देते हैं। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ठीक, तो ये इतना कटा। अब ये इक्वल टू में है तो इसको अनुपात बनाना है, तो इसको डायरेक्ट अनुपात बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं ये मैंने अनुपात वाले में बताया हुआ है, और इसको अगर डायरेक्ट नहीं बनता तो 2-2 करके बना सकते हैं। अगर मान लो ये m1 है और ये m2 है, तो m2 नीचे आ जाएगा इधर, तो m1 डिवाइडेड बाई m2, और ये 23 यहाँ रहेगा, तो ये 22 यहाँ नीचे चले जाएगा, तो ये 22। तो इन दोनों का अनुपात मिल गया। अब ये तीसरे वाले का इसमें निकालना है, तो इसी तरह से 3 का निकलेगा, और अगर सबको एक साथ निकालना है तो इस वाले का जो होगा इसको छोड़ के इन दोनों का गुणा, 23 × 24 अनुपात। इसके लिए लेना है तो इसको छोड़ देना है इसको, और ये फर्स्ट और लास्ट का गुणा हो जाएगा 22 × 24 अनुपात। अब इसके लिए ये दोनों का गुणा होगा 22 × 23, तो ये हमें तीनों का अनुपात पता चल गया। ठीक है, तो अभी कोई कट रहा है तो काट देते हैं। तो 12 2 12, 12 दूनी 24, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे 11। ठीक है, तो ये कट गया, तो अब नहीं कटेगा हमारा किसी से। ठीक है, तो अब इसको गुणा कर देते हैं। 12 तिया 36 के 6, हासिल लाए 3, 12 दूनी 24 और 3 27। ठीक, तो इसमें 12 दूनी 24 की 4, हासिल आए 2, 12 दूनी 24 और 2 26। अब इसमें 11 तिया 33 की 3, हासिल आए 3, 11 दूनी 22 और 3 25, 253। तो ये तीनों के भाग का अनुपात हमें पता चल गया है। ठीक है, और टोटल हमारे पास कितना है ये, तो इन तीनों को अब जोड़ देते हैं। ठीक है, तो
3 4 3 7 7 6 13 की 3 हासिल आए 1, 5 6 5 11 11 7 18 19 की 9 हासिल आए 1 2 2 4 2 6 और 1 7। ठीक है, तो ये इतना इकाई इज इक्वल टू हमारा क्या है 2379, जो ये स्टार्टिंग पे हमें दो दिया हुआ है इसको, जिसको हमें 3 भागों में बांटना है। तो देखो अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जाहिर सी बात है इतना आ जाएगा पूरा, 3 3 9 आ गया, और यहाँ पे 21 तो 2 भी आ रहा है, तो ये 3 बार में चले जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं करता हूँ, तो 1 इकाई बराबर हमारा आ गया 3, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 इकाई बराबर 3 आया। तो अब क्या बोला है हमें यहाँ पे, उसका प्रथम भाग बोला है। तो अब पहला भाग तो ये है। ठीक है, तो इसमें इस 3 का गुणा कर देते हैं, 276 इंटू 3, 3 6 18 की 8 हासिल आए 1, 7 21 और 1 22 की 2 हासिल आए 1 2, 3 दूनी 6 2 8, तो कितना आया 828, जो कि हमारा ऑप्शन है बी। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। अगर इसी में दूसरा भाग बोलता तो ये निकालते, तीसरा भाग बोलता तो ये वाला निकलता। ठीक है, चलो तो ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि वह समय वर्षों में ज्ञात कीजिए जिसमें एक मूलधन 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दुगने से भी अधिक हो जाए। ठीक है, मतलब जो हमारा मूलधन है, ये मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, वो इसका 2p, ठीक है, 2p से अधिक हो जाए। 2p से जो आंसर आएगा वो हमारा इससे अधिक हो जाए, दुगने से भी अधिक बोला गया है। ठीक है, तो ब्याज हमारा मूलधन के बराबर हो जाए या बराबर से अधिक, सीधा सीधा इसका मतलब है। तो देखो क्या बोला गया है, 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से है। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरे पास 100 रुपये या 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये है। अब इसका 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, पहले वर्ष का जो ब्याज है तो ये पहला वर्ष है, समझ लो। तो चक्रवृद्धि ब्याज बिना फॉर्मूला के कैसे निकालते हैं ये भी मैंने बताया हुआ है, वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो डायरेक्ट इसका 20% निकालते हैं, तो इसका 20% कर देंगे तो कितना जाएगा, 2 शून्य कट गया और यहाँ से ये 200। ठीक है, तो ये पहले वर्ष का ब्याज है, साधारण ब्याज निकला है ना। तो अब दूसरे वर्ष का निकालते हैं, तो दूसरे वर्ष में भी इसका 20% निकलेगा, तो ये हो जाएगा 200। अब चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या होता है, हमें जो पहले वर्ष ब्याज मिला है दूसरे वर्ष में उस पर भी हमें ब्याज मिलेगा, तो इसका भी हम 20% निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 40। ठीक है, तो अब अगर मैं 2 वर्ष का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज निकालूं तो इन तीनों को मैं जोड़ूंगा तो हमें 2 वर्ष का यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो अभी इन तीनों को जोड़ने पे 400 हो रहा है, जो कि हमारे 1000 के से हमें 1000 या 1000 से ज़्यादा होना चाहिए, तब तक हमें निकालते जाना है। तो अब तीसरे वर्ष का निकालना है, तो इसका तीसरे वर्ष का 20% निकालते हैं, तो ये 200 तो होगा ही, प्लस इसका 20% 40, प्लस इसका 20% 40। अब इसका इस 40 का भी हमें 20% निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है,
देखो इस 40 का अगर मैं 20% निकालूं तो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल, 4 दूनी 8, तो 8 रुपये इसका होगा। तो ये 3 साल का निकल गया। तो 3 साल का अगर मैं टोटल करता हूँ तो 2 4 2 600 हुआ ये, प्लस 4 4 8 4 12, तो 120 रुपये ये हुआ और ये 8 रुपये। तो इन तीनों को जोड़ते हैं तो 8 2 6 और 1 7, 728 हो रहा है। तो अभी भी हमारा जो मूलधन है मेन इसके बराबर नहीं हुआ है। तो इसको और एक बार करते हैं, ठीक है, चौथे साल में। तो चौथे साल में भी इसका निकालते हैं 20%, तो ये हो जाएगा 200 प्लस, अब इसका करेंगे तो 40 प्लस इसका करेंगे 40 प्लस इसका करेंगे 40। अब इस 40 का करेंगे तो 8 प्लस इस 40 का 8 प्लस इस 40 का 8 प्लस ये 8 का भी 20% निकालेंगे। इस 8 का अगर मैं 20% निकालूं तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 160, तो 1 रुपये 60 पैसा। तो यहाँ पे 1 रुपये 60 पैसे। तो अब इन सबको मैं जोड़ूंगा तो ये बनेगा हमारा 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चलो जोड़ते हैं। 2 2 4 2 6 2 8, 800 प्लस 40 40 80 40 120 120 और 40 160 160 40 200 200 और 40 240, तो 240 प्लस ये 8 8 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32 प्लस 1 रुपये 60 पैसे। ठीक है, तो अब देखो, अब 800 में 200 जोड़ेंगे तो 1000 तो हो गया, मतलब 1000 से मतलब जो मूलधन के बराबर हमारा ब्याज हो चुका है। अब ये 40 जो इतना है ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो कितने साल में हुआ, 4 साल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 साल। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर बिना फॉर्मूला के निकालते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे निकालते हैं, जो कि हमारी बहुत सारे क्वेश्चन के लिए सरल तरीका पड़ता है। और फॉर्मूला अगर याद ना हो तो, और फॉर्मूला अगर याद है तो और अच्छी बात है। फॉर्मूला बेस्ड भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे चक्रवृद्धि ब्याज का, P1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 की पावर n, जो ये है समय है। ठीक है, तो अब इसमें P का हमें कोई मतलब नहीं है। 1 प्लस R कितना दिया हुआ है, 20% डिवाइडेड बाई 100। अब समय आप अपने हिसाब से, मैं डायरेक्ट 4 ही रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 2 में से 2 पंचे 10, तो यहाँ हो जाएगा 1/5, 5 1 कम 5, 5 और 1 6, 6/5 की घात 4 है। तो अब इसको डायरेक्ट यहाँ से काट देते हैं। 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, तो 1.2 की पावर 4। ठीक है, तो अब इसको पहले मैं पावर 2 करता हूँ, उसके बाद फिर पावर 2 कर देंगे। तो 1.2 है ये, तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इसका स्क्वायर, तो अब ये देखो, अब इसको मान लो 1 4 को मैं हटा देता हूँ, तो 14 का स्क्वायर करना है फिर से। तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 296, 296। तो आ गया हमारा ये जो है डबल से ज़्यादा, जो कि हमें चाहिए था। तो इस तरह फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है। तो दोनों तरीके से इस पे आंसर आ जाएगा, बट फॉर्मूला क्या है कई बार हमें याद नहीं होता, तो वो वाला तरीका बेस्ट रहता है। ठीक है, चलो तो अगला देखते हैं। देखो, एक वस्तु X का भाव प्रति वर्ष 40 पैसे बढ़ता है
जबकि वस्तु y का भाव प्रति वर्ष 15 पैसे बढ़ता है। तो यदि वर्ष 2001 में x का भाव 4 रुपये 20 पैसे था और वस्तु y का भाव 6 रुपये 30 पैसे था, तो किस वर्ष वस्तु x का भाव वस्तु y से 40 पैसे अधिक होगा। ठीक है, तो देखो जो x का भाव है वो हर वर्ष, एक वर्ष में 40 पैसे बढ़ता है। ठीक है, और जो वस्तु y है उसका एक वर्ष में क्या बोला है, 15 पैसे बढ़ता है। ठीक है, तो 2001 में, अब देखो 2001 में जो x का मूल्य है 4.20 पैसे। ठीक है, और जो y है, y का मूल्य है 6 रुपये 30 पैसे। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2001 में x और y का जो भाव है 4 रुपये 20 पैसे और 6 रुपये 30 पैसे। अब इसमें हर वर्ष 40 पैसे 40 पैसे 40 पैसे ऐड करते जाना है और इसमें 15 पैसे ऐड करते जाना है। तो कितने वर्ष बाद जो ये है हमारा इससे 40 पैसे अधिक हो जाए बोला है। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना है, सीधा सीधा एक शॉर्ट ट्रिक है, इसमें मैं 40 पैसे जोड़ देता हूँ। मतलब हमें इन दोनों के बीच 40 पैसे का अंतर चाहिए, तो इसमें 40 पैसे मैं जोड़ दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ 4 में 3 जोड़े तो 7.6। ठीक है, तो ये इतना हुआ। अब इसको इतना करेंगे तो ये दोनों के बीच 40 का अंतर होगा। तो अब इसको जो है इसमें घटा देना है, x का मूल्य इस पे घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 0। ये 7 में से 2 गया तो 5 और ये 2। तो टोटल हमारे पास कितने का अमाउंट का अंतर आ रहा है, 2 रुपये 50 पैसे का अंतर आ रहा है। अब देखो, अब हर वर्ष इसमें कितना बढ़ता है, इसको मिटा देते हैं। इसमें हर वर्ष 40 पैसे बढ़ रहा है और इसमें 15 पैसे बढ़ रहा है। तो एक्चुअली में अब इन दोनों का अंतर कितना है, इस 40 में 15 का घटाऊंगा तो एक्चुअली में आ जाएगा ये 5 और 3 में से 1 गया 2। तो एक्चुअली में हर वर्ष इसमें सिर्फ और सिर्फ 25 पैसे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें टोटल इतना बढ़ा हुआ है, तो कितने वर्ष में ये इतना बढ़ेगा, तो इसको 25 को इसमें डिवाइड कर देना है। 25 पैसे को, अभी ये 2 रुपये 50 पैसे है, दशमलव हटा दूंगा तो ये 250 पैसे बन जाएगा। तो हमें वर्ष पता चल जाएगा। तो देखो 25 का इसमें 25 एकम 25 और इसमें 0, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो 10 वर्ष। ठीक है, तो 10 वर्ष पश्चात इन दोनों के बीच का अंतर जो है 40 पैसे का जो क्वेश्चन पे बोला गया है वो बन जाएगा। तो देखो अब ये अभी 2001 है तो इसमें 10 वर्ष जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2011। तो जो हमारा एक्चुअल आंसर है 2011 में ये इन दोनों के बीच 40 पैसे का अंतर होगा। तो जिसका ऑप्शन है हमारा ए, 2011, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.006 का स्क्वायर है
प्लस 0.047 का स्क्वायर है प्लस 0.0079 का स्क्वायर हमें दिया हुआ है। ठीक, तो अभी देखो, अभी हमें क्या करना है, ये दशमलव हटा के यहाँ पे लाना है, ये दशमलव हटा के यहाँ पे लाना है, और ये दशमलव हटा के एक बगल में करना है। तो ऊपर नीचे हमारा बराबर हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो, यहाँ से एक दशमलव इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें 10 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बाहर 10 का गुणा करता हूँ तो ये अंदर जाके क्या हो जाएगा, हमें इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर 100 का गुणा करूँगा तो अंदर जाके यहाँ पे 10 का गुणा होगा। ठीक है, तो देखो, तो अंदर इसको ले जाते हैं तो ये हो जाएगा अब यहाँ पे 10 का गुणा। इसी तरह सब में हमें करना है। तो बाहर क्या निकलेगा हमारा 100। अब इसमें 100 का गुणा किया जा रहा है तो ये 100 एक्स्ट्रा हो गया, तो इसको काटने के लिए मैं ऊपर भी 100 का गुणा करूँगा सब में। ठीक है, तो ये वाले का मैं अंदर सब में गुणा कर देता हूँ तो सबका दशमलव चेंज हो जाएगा। तो अब इसको लिख सकते हैं 0.06, इसको भी 0.47 और 0.079। तो अब ये बराबर हो गया ऊपर नीचे, तो अब ये पूरा का पूरा कैंसिल। तो बच गया क्या हमारा यहाँ पे 100, तो जो कि हमारा ऑप्शन है बी, इसके लिए ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो जो अगला क्वेश्चन है, 8 इंटू 3.75 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 6.5। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे देखो, इस पे कोई अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसमें फिट हो जाता, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कोई सा भी फॉर्मूला फिट होता, तब ये डायरेक्टली बन सकता था। बट इसमें कोई सा फॉर्मूला फिट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली नहीं बन सकता। तो इसमें क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन पे हमेशा अगर इनमें से कोई नहीं दिया है तो डायरेक्ट वही मार देना चाहिए। ठीक है, तो और जैसे इसको सॉल्व करते हैं, अगर इनमें से कोई नहीं दिया, ये ऑप्शन पे नहीं होता, यहाँ पे कोई और नंबर होता, तब इसको सॉल्व करते तो कैसे करते हैं, तो देखो 3.75 है तो डायरेक्ट इसको मैं 4 ले सकता हूँ, या 7.5 है तो इसको मैं 8 ले सकता हूँ, और ये 6.5 है तो इसको 7 ले सकता हूँ। तो दशमलव को सबको हमें हटा के कैंसिल करना है का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 4 का ये स्क्वायर हो जाएगा, इसकी जगह पे 4 लिख लेते हैं। ठीक, इसकी जगह पे 8 और इसकी जगह पे 7। तो ये हमें लगभग वैल्यू पता चलेगा, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चलता है। ठीक है, एग्जैक्ट के लिए पूरे दशमलव का ही करना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबा लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए इस टाइप से लेके, अगर ये इनमें से कोई नहीं दिया है तब की बात है, तो हमें एक अंदाज़ा पता चल जाएगा, फिर उसको हम ऑप्शन मार सकते हैं। तो देखो, जैसे 4 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो 4 चौक 16, 8 इंटू 16 प्लस 1, यहाँ पे 8 अट्ठे 64 माइनस 7, सीधा सीधा। तो अब इसका 16 में गुणा करते हैं, 16 85, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 16 अट्ठे 128, 128 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 64 में 7 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 4 गया 60 में से 3 जाएगा तो 57। अब 129 में 57 का डिवाइड करते हैं तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 2 सत्ती 14 के 4 हासिल है 1, 5 दूनी 10 और 11, 5
अब दशमलव लेके 0 लेते हैं, फिर 2 बार में ही जाएगा, 3 में भी नहीं जाएगा, 3 में ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर 2 2 सत्ते 14, 1 6 36। तो देखो अभी 2.2 के आसपास आ रहा है, मतलब कि हम इसमें अगर ये नहीं दिया होता तो डायरेक्ट ये पहला ऑप्शन मार सकते थे, ठीक है। पर इसका एग्जैक्ट वैल्यू अगर निकालना है तो वो लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, तो इसमें इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये आता है 2.89 के आसपास आएगा, ठीक है। तो जो कि इनमें से कोई नहीं है, या तो ये इनमें से कोई नहीं, या तो फिर 2.75 ले सकता है ये, ठीक है। तो ज़्यादातर संभावना इनमें से कोई नहीं का है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, किसी माल का 2/3 भाग 5% लाभ पर बेचा गया और बचा हुआ 2% हानि पर बेचा गया, ठीक है। तो कुल लाभ जो है वो 400 का है, तो माल का कुल मूल्य क्या होगा ये पूछा गया है। तो देखो अभी क्या बोला गया है, 2/3 भाग को क्या बोल 5% के लाभ पर बेचा गया। अब इसमें 2/3 भाग में बचा कितना, 1/3 भाग बचा, ठीक है। देखो 1/3 कैसे आ जाएगा, इस पूरा भाग को एक भाग मानते हैं, एक भाग में 2/3 को माइनस करो, 3 एकम 3 में से 2 गया तो 1/3 बचेगा, तो इसलिए इसका बचा हुआ भाग है 1/3। अब इसको क्या किया गया, 2% की हानि पे बेचा गया, ठीक है। तो क्या हुआ, 5% का लाभ है, ज़्यादा सामान पे 5% का लाभ है और कम सामान पे 2% का हानि, तो टोटल जो आएगा और ये टोटल जो आएगा इस हानि को इसमें माइनस करेंगे तो जो आया है वो हमें दिया हुआ है 400, ठीक है। ओनली ये लाभ दिया हुआ है ना, मतलब कि ये विक्रय मूल्य नहीं है, ये सिर्फ लाभ है, तो इन दोनों का जो माइनस है वो, तो इसको हम डायरेक्ट इस तरह से भी ले सकते हैं। देखो ये जो लाभ है ये परसेंटेज में पता चल गया और ये हानि है, तो 2/3 इंटू 5% माइनस 1/3 इंटू 2% इज इक्वल टू हमारा ये 400। डायरेक्ट इसको ले लेना है, ठीक है। अब ये परसेंटेज हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे 100 का गुणा हो जाएगा, ठीक। अब ये 100 और ये 300 हो जाएंगे, दोनों का गुणा होगा तो दोनों का एक साथ 300 और ये भी 300। अब दोनों का आधार समान है तो डायरेक्ट हम इसे घटा सकते हैं, तो पहले ये 300 को क्या करते हैं, यहाँ से इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इसमें 300 का गुणा हो जाएगा, तो 400 इंटू 300, ठीक है। तो अब ये 5 दूनी 10 माइनस 2 एकम 2, 10 में से 2 गया तो यहाँ बचेगा 8 इकाई बराबर कितना आ गया हमारा, 400 इंटू 300। तो अब 1 इकाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 इकाई बराबर 8 यहाँ से डिवाइडेड में आ जाएगा, तो 8 पंचे 40 और ये 1 0 तो कट गया, यहाँ 50 आया, यहाँ 300, तो 350 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 तिया 15, 3 ठो 0 तो 15,000, ठीक है। तो 1 इकाई मतलब ये पूरा भाग, ठीक है। पूरे भाग का जो मूल्य है वो है 15,000, तो इसमें जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। गौरव ने अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट काटने के पश्चात 10% अतिरिक्त छूट के साथ एक सूटकेस खरीदा। तो अंकित मूल्य हमें सीधा सीधा दे दिया है 1400। तो पहले उसको 20% का डिस्काउंट हुआ, मतलब 100 में अगर मैं 20% को माइनस करूं तो कितना होता है 80। तो इसका 80% निकालेंगे तो 80%। ठीक, अब इसी तरह से उसके बाद फिर से क्या करता है वो 10% का छूट देता है। तो फिर 100 में -10 करो तो कितना हो जाएगा ये 90%। तो अब इसका फिर से 90% निकाला जाएगा। तो यही जो आएगा वो हमारा एक्चुअल इसका आंसर होगा। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल। ठीक है, तो 9 अट्ठे 72 इंटू 14। तो अब इसका इसमें गुणा करते हैं तो 14 दूनी 28। अब इसमें डायरेक्ट देख सकते हैं, अगर लास्ट में 8 वाला जो है तो वही हमारा इसका आंसर होगा। पूरा निकालने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ए को मारा जा सकता है। लेकिन इसमें से इनमें से कोई नहीं भी दिया हुआ है, इसलिए हमें अब पूरा निकालना ही पड़ेगा। तो 14 दूनी 28 की 8, हासिल है 2, 14 पंचे 70, 14 छक्के 84, 14 सत्ते 98 और 2 100। तो कितना आया, अब आया 1008 इसका एक्चुअल। ठीक है, तो अगर इसमें से नहीं, इनमें से कोई नहीं अगर नहीं होता, इसके जगह कोई और संख्या होती तो डायरेक्ट इसे मार सकते थे, बट वो है इसलिए इसे पूरा निकालना पड़ा। तो इसके लिए जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि एक कमरा है जो चौड़ाई से आधा अधिक लंबा है। ठीक है, तो देखो जैसे ये कमरा दिया हुआ है, ये चौड़ाई है। ठीक है, चौड़ाई मान लो x। अब ये क्या है, ये जो लंबाई है इस चौड़ाई के आधा और ज़्यादा लंबा है, तो प्लस इसमें क्या करेंगे x/2 का ऐड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3, 3x/2। तो इसकी ये लंबाई हो जाएगी। तो ये बन गया हमारा कमरा। ठीक है, तो ये इसकी लंबाई और ये चौड़ाई। अब देखो कमरे की कारपेट बिछाने, मतलब इस ज़मीन में इसमें कारपेट बिछाने की कीमत तो है 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। मतलब इसके 1 वर्ग मीटर के लिए 5 रुपये का लगता है पैसा। तो अब इसमें टोटल हिसाब दिया हुआ है 270, मतलब इतने पूरे में बिछाने के लिए 270 रुपये लगते हैं। ठीक है, 5 रुपये 1 वर्ग मीटर का है, तो इस 5 का इसमें भाग दे दो तो हमें कमरे का टोटल कितना वर्ग मीटर है वो हमें पता चल जाएगा, मतलब कमरे का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो 5 पंचे 25, हासिल 2 बचा, तो 5 चौक 20। ठीक है, तो आ गया ये 54 वर्ग मीटर। इस पूरे कमरे का जो क्षेत्रफल है वह 54 वर्ग मीटर है। अब इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई से निकालते हैं। तो ये लंबाई है तो इसमें चौड़ाई का गुणा कर दे, तो ये आ जाएगा 54। ठीक है, तो अब इस 3 का पहले इसमें भाग देते हैं। तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। अब इस 2 का ऊपर जाके गुणा हो जाएगा तो इसमें, तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36। ठीक है, तो x बचा, तो x स्क्वायर बराबर 36। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6। ठीक, तो यहाँ x के जगह पे आ गया 6। अब यहाँ पे क्या है 3x डिवाइडेड बाई 2। अब x की जगह पे अगर मैं 6 रख दूँ तो 6 × 18, 18 का आधा हो जाएगा 9। तो यहाँ पे आ गया 9। तो कमरे का लंबाई जो है वो 9 है और चौड़ाई क्या है 6 है। देखो इसमें लंबाई यहाँ पे 9 ये वाला दिया हुआ है और चौड़ाई 6। दो चीज़ हमें पता चल गया, इसके आधार पर हम इस पर आंसर मार सकते हैं ऑप्शन ए पे। बट इसमें इनमें से कोई नहीं भी दिया हुआ है, तो अब हमें इसका हाइट भी निकालना ही पड़ेगा। तो देखो अभी क्या दिया हुआ है,
अब तो हमें फर्श का निकालना था, तो फर्श का हमें दिया हुआ था। अब इसी तरह से 4 दीवारों पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, मतलब इसमें जो हाइट दीवार है उसमें जो चिपकाना है वो 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से चिपकाना है, जो कि टोटल कीमत लगा है 1720 रुपये। पूरे चारों तरफ की दीवार में चिपकाने के लिए लगा 1720 रुपये। ठीक है, तो अब क्या बोले, यदि दरवाज़ा और 2 खिड़की 8 वर्ग मीटर की जगह घेरते हैं तो कमरे की नाप, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब 8 वर्ग मीटर हमें, जो इसमें कहीं पे खिड़की और एक दरवाज़ा है, इनका जो साइज़ है 8 वर्ग मीटर है, और ये जो टोटल रुपए है इनको छोड़ने के बाद इसमें दीवार पे वॉलपेपर चिपकाया गया है, उसका कीमत दिया हुआ है। ठीक है, तो वॉलपेपर तो हमें पूरा ही खरीद के लाना पड़ेगा, उसके बाद भले जो दरवाज़ा और खिड़की है वो काट के निकालना होगा। तो देखो, जब पहले हम इसका 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर दिया हुआ है तो इसको निकाल लेते हैं। टोटल वर्ग मीटर कितना हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, तो ये आ गया 172 वर्ग मीटर। इस दरवाज़ा और खिड़की को छोड़ने के बाद तो हमें क्या करना है, इस दरवाज़ा और खिड़की का भी ऐड कर देना है, तो इसमें इस 8 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 180। ठीक है, तो अब ये जो है 180 वर्ग मीटर चारों तरफ की दीवार का जो क्या है, वर्ग मीटर है। तो देखो, तो लंबाई और चौड़ाई पता है, तो अगर मैं इसकी परिधि निकालूं तो क्या होगा, ये 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई होता है। अब इसमें दीवार क्षेत्रफल, मतलब दीवार ऊपर उठाना है, तो इसमें क्या करेंगे, h का भी मल्टीप्लाई करेंगे हाइट का, तब ये हो जाएगा इसका पूरा परिधि का हमें हाइट सहित पता चलेगा, जो कि ये 180 है। ठीक है, तो बराबर 180। ठीक, तो लंबाई कितना है, इस 2 को पहले ट्रांसफ़र कर देते हैं, h इंटू लंबाई है हमारा 9, चौड़ाई है 6, तो इस 2 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 90। ठीक, अब ये कितना है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15, और ये 15 इधर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 15, तो h बराबर हो जाएगा 15 छक्के 90, तो h बराबर भी आ गया 6। ठीक है, तो मतलब जो हाइट ऊपर उठेगा वो है 6। तो अब क्या आ गया, लंबाई कितना हो गया, 9 गुणित चौड़ाई 6 और ऊंचाई भी 6। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा ए है इसके लिए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 3 टंकियों के आयतन का अनुपात हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3:4:5। ठीक, मतलब हमें 3 टंकी दी हुई है, ये इससे थोड़ा सा बड़ा ये है और इससे और बड़ा ये है, तो तीनों का अनुपात दिया हुआ है 3, 4 और 5। ठीक है, अब क्या बोला है, उनमें दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है, तो उन मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात, तो पहले में क्या दिया हुआ है, 4:1, दूसरे में 3:1 और तीसरे में 5:2। ठीक है, तो ये दूध प्लस पानी का मिश्रण सब में अलग अलग भरा हुआ है। तो अब 3 टंकियों का मिश्रण चौथी टंकी में डाला जाए, मतलब एक और टंकी हम बनाते हैं, इन सब के मिश्रण को इस टंकी में डाल दिया जाए, तो जो हमारा दूध और पानी का अनुपात बनेगा वो कितना होगा, पूछा गया है। ठीक है, तो देखो, हमें टंकी का साइज फिक्स यहाँ पे दे दिया गया है,
कि इसमें मान लो अनुपात है तो अनुपात को ही लीटर मान लेते हैं, तो इसमें 3 लीटर भर सकता है, इसमें 4 लीटर, इसमें 5 लीटर। ठीक है, तो देखो, तो इसमें दूध तथा पानी का अनुपात दिया हुआ है, तो अब इसमें से अगर मैं दूध का ही अनुपात निकालूं तो टोटल कितना है, ये 5 है। ठीक है, तो सिर्फ दूध का निकालूंगा तो ये दूध है और ये क्या है, पानी। तो दूध कितना है, 4, और इसके बटे में टोटल इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5। तो ये दूध का मात्रा निकला 4/5। अब इसमें टोटल कितना लीटर है, 3 लीटर है, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे। ठीक, प्लस इसमें भी इसी तरह से 3, पहले ये टोटल कितना है, 4 लीटर है, अब 3 डिवाइडेड बाय ये टोटल कितना है, 4, प्लस अब इसमें निकालेंगे टोटल 5 लीटर इसमें भरा हुआ है मिश्रण, दूध की मात्रा निकालनी है, तो 5 ये दूध है बटे इन दोनों को जोड़ दो, टोटल 7। तो ये टोटल हमें जो दूध का मात्रा है सब में मिला के वो निकला। ठीक, अब अनुपात, अब पानी का निकालना है, तो पानी का यहाँ पे कितना है, चलो नीचे ही में करते हैं, नहीं यहीं पे करते हैं। पानी कितना है, इतने 1 है, नहीं यहीं पे कर देता हूँ। ठीक है, तो टोटल 3 लीटर मिश्रण है, पानी कितना है, 1, टोटल ये दोनों मिलके कितने होते हैं, 5, प्लस टोटल यहाँ पे कितना है, 4, पानी कितना है, 1, तो 1/4, टोटल इन दोनों को जोड़ने से होता है 4, प्लस ये टोटल इसमें 5 लीटर मिश्रण है, दूध पानी कितना है, 2 बटे इन दोनों को जोड़ने पर 7। ठीक है, चलो तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 तिया 12, 12/5, तो यहाँ पे आ जाएगा 12/5। अब इसमें ये 4 कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा। अब यहाँ पे 5 पंचे 25, 25/7। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3/5। अब ये 4 कैंसिल, मतलब यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे बचेगा 10/7। ठीक है, तो अब इन दोनों को जोड़ देना है। अब जोड़ने पर इन दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 पंचे 35। तो अब इसका भाग देंगे इसमें, तो 7 बार में जाएगा, तो 7 का 12 में गुणा होगा, तो 12 सत्ते 84, प्लस अब 35 में एक बार में करेंगे तो 35 बार में भाग जाएगा, तो 35 का 3 पे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पंचे 15 की 5, हासिल है 1, 3 3 9 1 10, 105। अब 7 में 35 का भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा, 25 पंचे 125, तो प्लस 125। ठीक है, तो अब इसी तरह से इसको करते हैं, तो इसका भी लघुत्तम आ जाएगा 35, 7 तिया 21, प्लस 35 प्लस 50। ठीक है, तो इतना हुआ। तो अब इसको जोड़ते हैं इधर से, तो देखो 5 5 10, 4 14 की 4, हासिल आई 1, 2 8 2 10 और 11 की 1, हासिल आई 1, 1 1 2 और 1 3, 314 आया। अब इसको जोड़ते हैं तो 0 5 और 1 6, 5 3 8 और 2 10, 106। तो 314/35 और 106/35। अब ये दोनों को बटे कर देते हैं, तब ये अनुपात बन जाएगा। तो ये 35 और ये 35 कैंसिल हो जाएगा। अब 314 और 106 को काट देते हैं, अगर कटता है तो पहले 2 बार में काटते हैं,
तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 तिया 6। अब और ये कटेगा तो और नहीं कटेगा, तो कितना आया 157 डिवाइडेड बाई 53। तो इसको क्या लिख सकते हैं 157 अनुपात 53। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है ये इसके लिए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है कि वह अनुपात क्या होगा जिनका अंतर 40 है और वो मान दिया हुआ है 2/7 और इन दोनों के बीच का अंतर दे दिया है 40। तो सीधा सीधा इसमें 7 में 2 माइनस करो, जो आएगा वो 40। तो कितना है यहाँ पे 5 आया, 5 इकाई बराबर 40, तो 1 इकाई बराबर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो 1 इकाई बराबर 8 है, तो दोनों संख्या ज्ञात करनी है, तो सीधा सीधा 8 दूनी 8 को इन दोनों में गुणा कर देना है। 2 में करें तो 8 दूनी 16, 7 में करें तो 8 सत्ते 56। तो ये हमारा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे सी, 16:56, 16:56। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक तरीका ये है। अब दूसरा तरीका जो था वो डायरेक्ट ऑप्शन से था। देखो इसमें ए ऑप्शन जो दिया हुआ है 14:56, बी ऑप्शन है 15:56, अब सी ऑप्शन है 16:56। तो अब देखो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, तो 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा और 5 में से 1 गया तो 4, तो 42 का अंतर है। इसमें से 6 में से 5 गया 1, 5 में से 1 गया 40, 41 का अंतर है। और इन दोनों के बीच का अंतर 6 में से 6 गया 0, 5 में से 1 गया तो 4। तो ऑप्शन सी में हमारे पास 40 का अंतर मिल रहा है और 40 का अंतर दिया हुआ है। तो इस तरह ऑप्शन सी भी डायरेक्ट हम ऑप्शन सी को मार सकते थे इस पे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है कि एक मोटर यात्री 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है और वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दूरी तय करता है। उसकी पूरी यात्रा का औसत चाल ज्ञात करना है किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, तो देखो तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ पे हमें चाल दिया हुआ है और दूरी दी हुआ है, तो समय निकालना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 150, चाल कितना दिया हुआ है 50, तो 1 शून्य से 1 शून्य, यहाँ पे 3, 5 3 15, मतलब समय आ गया। पहले जाने का समय है वो 3 घंटा। अगर वो 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो उसको 3 घंटे का समय लगेगा जाने में। अब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो 150 किलोमीटर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो उसे कितना समय लगेगा, 3 पंचे 15, 5 घंटे। ठीक है, तो 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने में उसको 5 घंटे का समय लगता है। तो जो औसत चाल होता है, औसत चाल जो होता है वो कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो गई, 150 गया 150 आया, और कुल समय जाने में लगे 3 घंटे और आने में लगे 5 घंटे। ठीक है, तो 150 150 300,
और 5 3 8 घंटे। तो अब इसको 300 में 8 का भाग दे देते हैं। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 6 बचा 0, 8 सत्ते 56, यहाँ 4 बचेगा तो दशमलव लेके 0, 8 पंचे 40, तो कितना आया 37.5 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है जो कि हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। इसके लिए जो सही आंसर है ऑप्शन ए। इस तरह से ये बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 55 और उनका महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 5 और 120 दिया हुआ है। तो देखो अभी देखो, तो यहाँ पे एक चीज़ दिमाग लगाने वाली है कि वहाँ पे महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त म स दिया है 5 और ल स दे दिया है डायरेक्ट 120। तो कोई भी संख्या है उसको मान लो, अगर कोई संख्या x है और ये y, अब इसका व्युत्क्रम का योग मतलब 1/x प्लस 1/y, ये चीज़ निकालना है। तो ये निकालने के लिए हमें x y का लघुत्तम निकालना पड़ता है। तो x y का जो भी लघुत्तम आएगा, तो लघुत्तम हमें डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया है, तो बटे में यहाँ पे हमें 120 ही आना है लघुत्तम। तो 120 बटे में हमारे पास ऑप्शन नंबर बी पे है, तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पूरा सॉल्व करना है तो क्योंकि इसमें इनमें से कोई नहीं भी दिया हुआ है, तो इसलिए सॉल्व करना ज़्यादा बेहतर है। पर अगर टाइम नहीं है तो डायरेक्ट मार दो। ठीक है, तो देखो कोई भी संख्या में अगर महत्तम समापवर्त दिया है, इसका मतलब वो क्या है कि वो हर एक संख्या में ये इसका महत्तम समापवर्त का गुणा हुआ रहता है। तो मान लो हमारे पास दो संख्या है, ठीक है, तो एक को मैं 5x मान सकता हूँ प्लस एक को 5y मानते हैं। तो बराबर कितना दिया हुआ है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 55। तो अब इसमें से 5 कॉमन निकालते हैं, तो x प्लस y, तो ये हो जाएगा 55। तो अब इस 5 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, तो x प्लस y बराबर हमारा 11 आ गया। अब क्या करते हैं, 5x इंटू 5y, ठीक है, तो ये हमारे संख्या है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो इस लघुत्तम समापवर्त में एक प्रॉपर्टी होती है, दो संख्याओं का जो गुणन, दोनों संख्या मतलब संख्याओं का गुणनफल, संख्या का गुणनफल बराबर होता है म स इंटू ल स, मतलब महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त का गुणा होता है। तो ये संख्याओं का गुणा है, तो यहाँ पे महत्तम और लघुत्तम का भी गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ की होती है। तो 1 5 से 1 5 ये कैंसिल हो गया और दूसरे 5 से 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ठीक है, तो ये आ गया 24। ठीक है, तो अब देखो इन कोई से भी संख्या को जिसको हम गुणा करें जोड़ें, तो यहाँ मान ले 5 और 6 को मैं जोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा 11। लेकिन अगर 5 और 6 को यहाँ पे गुणा करूँ तो ये हो जाता है 30, जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये गलत है। तो ये कितना हो जाता है, 6 चौक 24 होता है, 6 इंटू 4, लेकिन 6 और 4 को जोड़े तो यहाँ पे 10 होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो और क्या बचा इसमें, 8 और 3, 8 या 24। तो अगर इसको 3 लेते हैं, इसको 8, तो 8 या 24 ये सेटिस्फाई है। और यहाँ पे 3 प्लस 8 करता हूँ, 8 3 11, ये भी सेटिस्फाई है। तो हमारा जो एक्चुअल में x और y की वैल्यू है वो कितनी है, 5 और 3 8, और जो संख्या है वो क्या हो जाएगा इसमें
5 का गुणा कर देते हैं और इधर भी 5, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 15 और 8 पंचे 40। तो ये दो हमारी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 55 आ रहा है और इन दोनों का गुणा करेंगे तो इन दोनों का जो गुणा है वो आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा संख्या है 15 और 40। तो अब देखो 15 और 40 का उल्टा करते हैं, 1/40 प्लस 1/15। तो इसका जो लघुत्तम आएगा, लघुत्तम तो 120 ही आना है, सीधा सीधा, चाहे निकाल के देख सकते हैं। तो देखो इसमें इसका भाग देंगे तो 4 3 बार में जाएगा तो 3 एकम 3, इसमें इसका भाग देंगे तो 8 बार में जाएगा तो 8 3 11, तो 11/120। ठीक है, तो यहाँ से भी इसको जोड़ दिए हैं तो डायरेक्ट 11 आ रहा है, तो 11/120 डायरेक्ट इसका आंसर यहीं से देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 4 अलग अलग विद्युत उपकरण प्रत्येक 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा और 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः सीटी बजाते हैं। यदि दोपहर 12 बजे सभी एक साथ सीटी बजाएं तो अगली बार वो साथ में कितने बजे सीटी बजाएंगे। तो देखो 30 मिनट और 1 घंटा को 60 मिनट, 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट और 1 घंटा 45 मिनट मतलब 105 मिनट है। ठीक है, तो एक साथ सीटी बजाने का रूल होता है इन सब का लघुत्तम, मतलब जितना ही लघुत्तम आएगा उसको घंटे में चेंज करेंगे, उसके बाद जो आएगा वही उसका आंसर होता है। तो इसका लघुत्तम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 5 बार में पहले करते हैं, 5 छक्के 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 2 बार में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 7। तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो 30 दूनी 60, 60 तिया 180 इंटू 7 करेंगे तो 7 शून्य 0, 7 अट्ठे 56 की 86 लाई 5, 7 एकम 7 5 12, तो 1260। ठीक है, तो इन सारे मिनट का एलसीएम आया 1260। ठीक है, तो इसको घंटा में चेंज कर देते हैं तो 60 में भाग दे देंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, तो मतलब आया 21 घंटे बाद, मतलब हर 21 घंटे में ये एक साथ सीटी बजाएंगे, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो अभी देखो पहले कितने बजे बजाया था, ये 12 बजे बजाया था, मतलब दोपहर को 12 बजे मतलब AM में। ठीक है, अब दोपहर 12 से रात को 12 घंटे हो जाएंगे, तो रात 12। ठीक है, तो ये रात 12, दोपहर 12 से रात 12 क्या होता है PM। ठीक है, तो इसके बाद फिर AM शुरू हो जाता है, तो इसमें 21 घंटे में 12 घंटे निकाल दो तो बचा कितना 9। अब रात के 12 से 9 घंटे मतलब सुबह का 9 बजे। ठीक है, सुबह का 9 बजे मतलब 9 AM में ये एक साथ फिर से घंटी बजाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा 9 AM, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है इसमें है
कि किसी संस्था का विद्युत बिल आंशिक रूप से नियत तथा आंशिक रूप से विद्युत इकाई के खर्च पर निर्भर था, तो किसी महीने 540 इकाई खर्च होने में 1800 रुपये का बिल आया और 620 इकाई खर्च होने में आया कितना, 2040। तो 500 इकाई खर्च होने के लिए कितना आएगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो अब इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, इसको इसमें से घटाएंगे, इसमें से इसको, तो ये 80 यूनिट का अंतर है। तो 80 यूनिट का अंतर के लिए हमें कितना रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो देखो यहाँ से निकालते हैं। 2040 में 1800 को माइनस करेंगे तो ये होता है 224 रुपये। ठीक है, तो देखो अब देखो 540 यूनिट प्लस 80 यूनिट, 80 यूनिट बराबर होता है 620 यूनिट। ठीक है, तो 540 के लिए अपने को कितना देना पड़ रहा था, 1800। तो 80 यूनिट के लिए देना पड़ रहा है 240। तो टोटल 620 के लिए कितना हो गया, 2040। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 500 यूनिट का निकालना है। तो देखो तो 40 यूनिट का इतना है, 80 यूनिट का 240 रुपये है, तो यहाँ पे 40 यूनिट का कितना हो जाएगा, इसको आधा करेंगे तो इसको भी आधा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 120 रुपये। ठीक है, तो अब इस 540 यूनिट में 40 यूनिट माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 500 यूनिट। तो 540 रुपये यूनिट के लिए 1800 रुपये देना पड़ रहा है, तो माइनस 40 यूनिट का कितना है, 120 रुपये। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से 100 गया 1700, 1700 में से 20 गया तो 1680। तो 500 यूनिट के लिए हमें 1680 रुपये देना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर सी। तो इसके लिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलो मैथ्स के पूरे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। फिर रीजनिंग के लिए नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे।